हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आप लोग जब इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हो या जब बजट पढ़ते हैं तो कई सारे शब्द परेशान करते हैं। सामान्यतः होना यह चाहिए कि इकोनॉमिक सर्वे आपको ओरिजिनल वाला खुद से पढ़ना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि उसके अंदर इंग्लिश और हिंदी में ऐसे ऐसे टर्म्स होते हैं जो समझ में नहीं आते हैं। जैसे हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं, उसी तरह से अदर रिलीजियस जो भी रिलीजन है उनके मंत्र होते हैं, तो वो उच्चारण कर लेते हैं। नहीं पता, कोई बात नहीं। अभी किसी से पूछे, मैक्सिमम 99.9% स्टूडेंट फेल कर जाएंगे कि महामृत्युंजय मंत्र का या गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है। तो वहां तो काम चल जाता है, वहां हमें बस याद करना, वो जिनको समझना वो समझ गए, जिसको पढ़ना है वो पढ़ लिए, तो काम चल जाता है। लेकिन जब इकोनॉमिक्स पढ़ने जाते हैं, बजट, तो वहां मामला फंस जाता है। वहां अगर टर्म्स नहीं समझोगे तो फिर आगे की कहानी खत्म। तो दिक्कत ये होती है पढ़ने में बेसिकली कि जो टर्म्स है वो समझ नहीं आता। और इकोनॉमिक सर्वे और बजट के टर्म्स अगर आप क्लियर कर लेना, सिर्फ टर्म्स अगर क्लियर कर ले, तो फिर इकोनॉमिक्स का एक बड़ा पोर्शन आपका वैसे ही क्लियर हो जाएगा। हम लोगों ने अभी जो बात अभी हम लोग करने वाले हैं वो इकोनॉमिक सर्वे का है, और 44 से लेके 47 के बीच में। और ये सर्वे क्या है, तो बिहार वाला है, ठीक है। ये बिहार इंडिया सब पे चलेगा। और 2023 वाला है, तो अभी लेटेस्ट सर्वे है, इसमें इंग्लिश हिंदी दोनों टर्म्स ले रहे हैं। 44 से 47 के बीच में, 44 से लेके 47 के बीच में आप के जो टर्म्स आए हैं, जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो समझ में दिक्कत करेगा, वो हम लेना शुरू करते हैं। स्टूडेंट कुछ नए भी हैं, नए स्टूडेंट्स आते ही रहते हैं, उनको भी दिक्कत होती है, और जो पुराने हैं ऑलरेडी उनको भी दिक्कत होती है। सबसे पहला टर्म वो है जीडीपी। अब सब कुछ आपके सामने ऐसे आता रहेगा। जीडीपी आप समझिए, सुनते रहिए बस चीजों को, एग्जाम्पल के थ्रू, इमेजेस के थ्रू अभी आपको चीजें समझा दी जाएगी। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद। एक टाइम पीरियड में, वो टाइम पीरियड कुछ भी हो सकता है, सामान्यतः 1 साल लिया जाता है। 1 साल के अंदर या एक टाइम पे एक निश्चित अवधि में या एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर उस देश की टेरिटरी में, यानी उस देश की सीमा के अंदर जो भी प्रोडक्शन हुआ है, गुड्स या सर्विसेज का, वस्तुओं का या सेवाओं का जो भी प्रोडक्शन हुआ है, उसका अंतिम मूल्य जीडीपी कहलाता है, ठीक है। तो यहां पे कहा यह गया है कि 1 साल के अंदर देश के अंदर पैदा होने वाले, इट मींस कि देश के अंदर प्रोडक्शन होने वाले जितने भी सामान है, गुड्स है, सर्विसेज हैं, सेवाएं हैं, उनका अंतिम मूल्य क्या होता है? जीडीपी होता है। इसके अंदर कोई भी डेप्रिसिएशन यानी मूल्य ह्रास को नहीं हटाया जाता। कोई भी विदेशी यहां पे इनकम जनरेट कर रहे हैं उसको भी माइनस नहीं करते हैं। यानी जितना इस टेरिटरी के अंदर में, जितना हमारा जो आर्थिक सीमा है उसके अंदर में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, उसी को हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, जिसको सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। यानी घरेलू सीमा के अंदर जितना भी प्रोडक्शन है, उसका जो लास्ट वैल्यू है, उसी को हम लोग जीडीपी कहते हैं। क्लियर हो गया? इसके बाद जीडीपी जो आपका होता है वो 2 तरीके से काउंट होता है। पहला स्थिर प्राइस पे, यानी पहला जो होता है वो स्थिर होता है, जो प्राइस होता है वो वेरिएबल नहीं होता। दूसरा जो होता है वो मार्केट प्राइस पे होता है, उसको वेरिएबल प्राइस भी कहते हैं, वेरिएबल जीडीपी कहते हैं। एक को नॉन वेरिएबल जीडीपी कहते हैं। स्थिर स्थिर मूल्य का मतलब, स्थिर प्राइस का मतलब, जो स्टेबल प्राइस होती है, नॉन वेरिएबल जीडीपी जिसको कहते हैं, उसका मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा कोई ना कोई आधार वर्ष हमारे पास होता है, कोई ना कोई बेस ईयर होता है। जैसे अभी हमारे पास बेस ईयर क्या है, तो अभी हमारे पास बेस ईयर है 2011 से 2012, यही हमारा बेस ईयर है ना। तो 2011 और 12 हमारा बेस ईयर है। इस बेस ईयर के आधार पर जब हम जीडीपी को तौलते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं स्थिर प्राइस, स्टेबल प्राइस पे तौलना।
अब सवाल ये उठता है, एक बेस ईयर वाला भी झंझट आ गया ना। अब बेस ईयर क्या होता है? बेस ईयर अभी जो 2011-12 है, क्या ये होना चाहिए? तो इस पे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि बेस ईयर भी एक टर्म है ना। तो बेस ईयर का क्या होता है? बेस ईयर का मतलब होता है कोई ऐसा साल जब जिसको हमने बेस ईयर के रूप में लिया। अब बेस ईयर में वही साल आता है जिसके अंदर प्राइस का फ्लक्चुएशन यानी प्राइस का वेरिएशन नहीं ऐसा हुआ। जैसे मान लीजिए मसूर की दाल 30 रुपए किलो है और अगर किसी साल वो उसका प्राइस अचानक से 250 किलो हो जाए, प्याज का कीमत 20 रुपए है, अचानक से 128 रुपए हो जाए, तो यहां पे इस साल यानी इस साल प्राइस बहुत ज्यादा वेरी कर रहा है। तो इस जो भी साल होगा, मान लो 2009 का साल, 1 मिनट के लिए, तो इस साल को हम बेस ईयर के रूप में नहीं लेंगे। बेस ईयर नॉर्मली उस ईयर को लेते हैं जो अभी करंट है ना। जैसे अभी जो हमारे केंद्रीय सांख्यिकी आयोग है, कार्यालय है, सीएसओ का जो ऑफिस है, उसने बेस ईयर बदलने की बात कर दी है। बेस ईयर अब हमारा 2011-12 है ना, इसको बदलकर 2017-18 करने की बात चल रही है, जल्दी ही बदला जाएगा। बेस ईयर अमूमन 7, 8, 9, 10 साल के अंदर में बदल दिया जाता है। कारण क्या है कि 10 साल में या 7-8 सालों में एक ऐसा गैप आ जाता है जब रेट बहुत ज्यादा रेट में अंतर आ जाता है। अब अगर 1 मिनट के लिए आज की किसी भी चीज की, आज की मान लो आटे की कीमत, आप 30 साल पहले अगर कोई बेस ईयर हो, उसके बेस ईयर से जब करेंगे तो कितनी गुना महंगाई आपको बढ़ी दिखेगी। लेकिन उसी आटे की कीमत को 2011-12 के बेस ईयर पे अगर लेके चलेंगे तो वो आपको कम महंगा दिखेगा। और यदि उसको आप लेटेस्ट 17-18 पर लेके चले जाएं, फिर अगर लेटेस्ट 17-18 पर लेके चले जाएं तो वो जो बेस ईयर, अब महंगाई जो है थोड़ी सी अधिक लगेगी। अब मन में एक चीज आएगा कि बेस ईयर तय करने का पैमाना क्या होता है। तो सामान्यतः बेस ईयर जिस साल के लिए, मान लो अभी 2023 से आगे के लिए हमको बेस ईयर लेके चलना है, तो उसके पीछे जाएंगे, तो पीछे हम ज्यादा नहीं जाते, ठीक है। पीछे हम उतना ही जाते हैं जिसका रेट, जिसका जो समय की कीमत है वो अभी की कीमत से बहुत ज्यादा अंतर ना हो, पहला कंसेप्ट है। दूसरा है उसके अंदर इस तरह का कोई उथल पुथल उस साल में ना आया हो। ऐसा ना हो कि कोई अकाल पड़ गया, ये आ गया, प्राइस का बहुत ज्यादा इधर उधर हो गया, वो साल भी हम नहीं लेते हैं, तो फिर वहां पे सही आंकड़ा आएगा नहीं। तो उस साल को भी हम इग्नोर हटाते हैं और कोशिश करते हैं उस साल को लेने का जो ज्यादातर स्टेबल रहा है और इस प्राइस को कहीं ना कहीं जो लेटेस्ट अभी जो करंट ईयर चल रहा है उसको जस्टिफाई करने वाला एक वहां पे प्राइस है, तो उसको हम एज ए बेस ईयर लेके आगे बढ़ते हैं। तो अभी 17 और 18 को बेस ईयर लेके चलने की बात की जाती है। बेस ईयर पे जब जीडीपी तय होता है, बेस ईयर पे जब जीडीपी तय होता है उसको स्थिर मूल्यों पे तैयार जीडीपी कहते हैं। सही आंकड़े बेस ईयर पे हमारे सामने आ जाता है। अब एक और टर्म आएगा कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या है? मार्केट प्राइस अगर हम निकाले जीडीपी का 2023 का, इस साल का, चलो 2022 का निकाले, तो 2022 का जब निकालेंगे तो उसके अंदर जो महंगाई बढ़ी है ना वो भी ऐड हो जाएगा, आपको जीडीपी बड़ी लगने लगेगी। 2017-18 पे, सॉरी 2011-12 पे अगर जीडीपी आप निकालेंगे तो वो जीडीपी जो आपने स्थिर जीडीपी निकाला और जो 2022 के रेट पर जीडीपी निकालेंगे तो 2022 के रेट में जितनी महंगाई बढ़ी हुई थी वो सब जीडीपी में ऐड हो जाएगा ना। तो वो जो महंगाई है वो ऐड होने के कारण हमारा जीडीपी का जो आकार है वो बड़ा लगने लगता है और वो हर साल दर साल बदलता। हो सकता है अगले साल महंगाई कम हो जाए, हो सकता है उसके पहले महंगाई कम होगा, हो सकता है उसके पहले और महंगाई होगा, तो ऐसे करके इसके अंदर बदलाव आता रहता है। तो मार्केट प्राइस का मतलब होता है उस साल के चालू जो करंट प्राइस मार्केट में चल रहा है उसके आधार पर जीडीपी को तय करना। तो ये चीज हो गई मार्केट प्राइस। तो 3 चीज आपका क्लियर हो गया, जीडीपी, जीडीपी स्थिर मूल्य और जीडीपी मार्केट प्राइस पे। एक और टर्म आता है दैट इज एस जीडीपी। अभी तो आपने जीडीपी देखा ना, अच्छा बेस ईयर भी आपका क्लियर हो गया। अब आपको क्या देखना है? अब आपको देखना है एस जीडीपी। एस जीडीपी क्या होता है? जीडीपी ही तो होता है, वो अब स्टेट का एस जीडीपी हो गया। एस जीडीपी मतलब स्टेट का।
तो राज्य के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, सब मिला दीजिए, जो निकल के आता है दैट इज एसजीडीपी। इतना ही होता है। अब यहां कुछ और है जो बड़ा ही सिंपल है, आसान है, मुश्किल नहीं है, आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे बहुत सारे। इसके अंदर यूज किया गया है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर किसको कहते हैं? प्राइमरी सेक्टर किसको कहा जाता है? तो प्राइमरी सेक्टर उस सेक्टर को कहा जाता है जहां से नेचर यानी जो प्रकृति है उसके आधार पे हमें जो भी मिलता है, मतलब जो भी हमें नेचर से मिला उसका हम सीधा यूज कर लेते हैं। बस इतना ही समझिए, जो नेचर ने दिया उसको एज इट इज यूज कर लेते हैं या उसको थोड़ा साफ सफाई करके यूज कर लेते हैं, तो उसको हम लोग प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। यानी वो सेक्टर जो नेचर से डायरेक्ट चीजों को रिसोर्स करता है और लगभग उसी फॉर्म में उसको वो बेच लेता है या उसकी खरीद बिक्री कर लेता है। जैसे माइनिंग, कोयला, आप कोयला निकालते हैं तो क्या करते हैं, बहुत अगर उसके छोटे टुकड़े करते हैं, उसको बेच देते हैं। गेहूं, चावल आप लेते हो तो साफ सफाई करते हो, बेच देते हो। मछली मान लो ले लिया तो मछली को धोया, पीस में काटा, सेल कर दिया बर्फ में डाल के। तो ये होता है प्राइमरी सेक्टर, जिसमें एग्रीकल्चर आएगा, अलाइड सेक्टर आएगा, एनिमल हस्बेंड्री आएगी, माइनिंग आएगा, ये सब इसके अंदर आता है। ये सब प्राइमरी सेक्टर की निशानी है। सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग वाला होता है। जो सेकेंडरी सेक्टर आपका होता है वहां पे इंडस्ट्री आ जाती है। जो प्राइमरी सेक्टर से आप चीजों को लेते हैं उसके फॉर्म में भी बदलाव करते हैं, उसके ड्यूरेशन में भी बदलाव करते हैं और उसकी कीमत में भी बदलाव कर देते हैं। जैसे सेकेंडरी सेक्टर की हम बात करें तो हमने प्राइमरी सेक्टर से मान लो कि गेहूं लिया और सेकेंडरी सेक्टर में लाकर उसको ब्रेड बना दिया। हमने प्राइमरी सेक्टर से हमने रिसोर्सेज लिया, सेकेंडरी सेक्टर में उसका हम अलग यूज कर डाले। तो ऐसे करके जो सेकेंडरी सेक्टर होता है, जितनी इंडस्ट्री है, ये सारी चीजें सेकेंडरी में आती है, जहां मैन्युफैक्चरिंग होता है। अच्छा, एक और टर्म है यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में अंतर है। कहीं पे आप देखेंगे जो वर्ड आएगा दैट इज निर्माण और विनिर्माण। अभी मैंने नहीं लिया, इसके अंदर आगे होगा, बट अब आ गया है, बात कर ही लेते हैं। निर्माण और विनिर्माण दो वर्ड आता है ना। निर्माण को कंस्ट्रक्शन कहते हैं, विनिर्माण को मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। निर्माण क्या होता है? अगर आप नए नए स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जैसे आपने नया हॉस्पिटल बना दिया, नई कंपनी बना दी, नया कोई भी कंस्ट्रक्शन बना लिया, दैट इज निर्माण, इसको निर्माण कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग में आपने कोई मशीन का यूनिट लगाया, अब वहां पे आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है? तो वहां पे आप प्रोडक्शन कर, जैसे ब्रेड का फैक्ट्री लगाया, इधर आटा जा रहा है, उधर से ब्रेड निकल रहा है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग। इसको विनिर्माण कहते हैं। वो निर्माण हो गया। थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखना होगा कि जहां निर्माण वर्ड आएगा, कंस्ट्रक्शन आएगा, वो खुले आसमान के नीचे होगा हर बार। अक्सर हाँ ये खुले आसमान के नीचे होगा, हर बार वो नया होगा। यानी अगर निर्माण एक जगह हो गया, उसके अंदर कुछ भी आपको अल्टरनेट, उसको कुछ भी चेंज करना है और उसके अंदर कुछ नया यूनिट लगाना है, तो आपको फिर से उसको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, या उसको आप एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अमूमन खुले आसमान के नीचे ही होता है वो। अब ये सारी चीजें हो रही है। निर्माण के अंदर जो लेबर होते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी सबसे लोएस्ट होती है, क्योंकि एक छोटा स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए 10 लेबर चाहिए। तो इस तरह से, और वो दिन भर में बहुत कम काम कर पाते हैं। तो ये सारा निर्माण का है। विनिर्माण में क्या है? वो अक्सर किसी न किसी छत के नीचे मशीन है, तो उसको कोई ना कोई प्रोटेक्शन आप देंगे। अच्छा, निर्माण में क्या है कि आपको बार बार नए जगह पे निर्माण करना है। मैन्युफैक्चरिंग में क्या है? आप एक ही जगह पे बार बार पुनर्निर्माण करते हैं। यानी आप बार बार आटा डालते हैं, ब्रेड निकल रहा है, प्लास्टिक डालते हैं, पेन निकल रहा है। यानी आप एक ही जगह से सैकड़ों काम कर रहे हैं और वो हर रोज हो रहा है। यहां पे जो लेबर लगा है उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत अधिक है। यहां 4 लेबर मिलके 5000 पैकेट ब्रेड का बना दे रहा है। तो आप सोचिए प्रोडक्टिविटी कितनी अधिक हुई, और बार बार नया करने की जरूरत नहीं होती है, वही चीजें चलती रहती है। दैट इज मैन्युफैक्चरिंग। उसको विनिर्माण कहते हैं, कंस्ट्रक्शन को निर्माण कहते हैं। समझ में आ गया ना? अब कंफ्यूजन तो नहीं होगा? ठीक है, तो प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया। अच्छा, सेकेंडरी नहीं किया गया, पर ये प्राइमरी किए थे, सेकेंडरी हो गया था। टर्शियरी, जो तीसरा तृतीय क्षेत्र, टर्शियरी सेक्टर क्या होता है? जो सर्विस देता है।
सर्विस प्रोवाइड करने वाला। और सर्विस प्रोवाइड कहां होगा? जहां पे प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर ठीक ठाक काम करेगा, या सेकेंड टर्शियरी सेक्टर इतना बढ़िया है कि वहां अपने आप प्राइमरी और सेकेंडरी आ जाएगा, ये भी संभव है। तो तीसरा सेक्टर जो होता है सर्विस देता है, लाइक बैंकिंग, हॉस्पिटल, होटल, ट्रांसपोर्ट, ये सर्विस टर्शियरी के अंदर आता है। तो ये सारी चीजें बड़े आराम से सुनिए। दो वर्ड है आपके सामने। पहला वर्ड है राजकोषीय आय, नहीं, राजस्व आय, रेवेन्यू इनकम, और दूसरा है या रेवेन्यू रिसिप्ट, इसमें टर्म्स जो यूज होगा वो रिसिप्ट होगा, और दूसरा है राजस्व व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक है राजस्व आय और एक है राजस्व व्यय। बड़े आराम से समझिए इसको अच्छे से समझिए। ये जो रेवेन्यू रिसिप्ट है, इनकम है, इसमें सिंपल सी बात होती है, वैसा आय, सरकार का वैसा इनकम जिससे उनको पैसे तो मिलते हैं लेकिन उनके ऊपर लायबिलिटी नहीं आती है। समझ में आ रहा है? पैसे तो उनको प्राप्त होते हैं, लाभ तो उनको मिलता है, उसके बदले उनके ऊपर कोई देनदारी नहीं आती है, लायबिलिटी नहीं आती है। अगर उसने मान लो 5,000 करोड़ कमा लिया तो 5,000 उसका अपना है, उसको वो कर्ज नहीं है जो उसको आगे चुकाना है। समझिए इसको, वो कर्ज नहीं है जो उसको चुकाना है। इनकम कैसे है? जैसे टैक्स हम लोग भरते हैं, इनकम टैक्स, सरकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस टैक्स पे कोई इंटरेस्ट देना है, सरकार को चुकाना नहीं है ना। मान लो ट्रैफिक पुलिस फाइन कर दिया, तो फाइन कर दिया, सरकार को पैसा मिल गया, तो क्या उस फाइन के एवज में हेलमेट मिल जाता है क्या? नहीं मिलता है ना, हो गया, वो भी गया। तो ऐसे, या सरकार ने मान लो किसी को उधार दे रखा है और वहां से इंटरेस्ट आ रहा है, समझिए क्या, वो नहीं आ रहा, मूलधन नहीं आ रहा, उसका इंटरेस्ट आ रहा है। सरकार ने कोई शेयर, कोई बॉन्ड खरीदा, उसका इंटरेस्ट आ रहा है। सरकारी कंपनी की कीमत अचानक बढ़ गई, उसका फायदा मिल गया। इसके प्रति कोई ऐसा लायबिलिटी नहीं क्रिएट हुआ, वो पॉकेट में सीधा गया ना, अब उसको खाए पकाए जो करना है सरकार करे। समझ में आ रहा है? यानी वैसा इनकम जिससे कोई देनदारी यानी लायबिलिटी नहीं आती है, दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट। इतना ही आसान है ये, ठीक है, कोई लायबिलिटी नहीं आती। उसी तरह से जब एक्सपेंडिचर करेंगे, हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करेंगे, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब सरकार करती है तो किसी और के ऊपर भी कोई लायबिलिटी नहीं आती। बस समझ में आ रहा है? जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उससे कोई लायबिलिटी भी नहीं आता, यानी लायबिलिटी नहीं आने का मतलब कोई एसेट इनका खड़ा नहीं हो रहा, यानी वो पैसे ये डे टू डे लाइफ के रोजमर्रा के काम में लगा रहे हैं या मरम्मत के काम में लगा रहे हैं, तो वो एक्सपेंडिचर है। जैसे अगर वो ऑफिस खर्च के लिए पैसे दे रहे हैं, यानी सरकार यदि ऑफिस खर्च के लिए पैसे स्टाफ को दे रही है, तो ये क्या है? यदि सरकार ऑफिस खर्च के लिए स्टाफ को पैसे दे रही है तो हो रहा है, उससे कुछ तो एसेट नहीं बनाना। ऐसा तो कोई कर्ज नहीं है उस स्टाफ पे कि वो कल आपको चुका है, जॉब कर रहा है वो बात अलग है। तो डे टू डे का खर्चा हो गया। इसके अलावा आप जैसे मान लो कोई हॉस्पिटल बन गया, अब उसकी खिड़कियां टूटी है, उसके सीमेंट झड़ रहे हैं, पेंट नहीं हुआ है, सरकार खिड़की ठीक करवा रही है, पेंट ठीक करवा रही है। सरकार स्कूल में भी यही स्थिति है, टूटा फूटा हुआ स्कूल है, उसका मरम्मत करवा रही है। तो इससे सरकार को क्या कोई फायदा होने वाला है? हॉस्पिटल का बेड तो उतना ही है, बिल्डिंग वही है, जितने पेशेंट पहले आते थे उतने ही आज भी आएंगे, सरकार को तो कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। तो ऐसा कोई फायदा ना हो उस खर्च पे और कोई एसेट का निर्माण ना हो, ध्यान रखना है, उससे कोई एसेट का निर्माण ना हो, भविष्य में उससे कोई रिटर्न आने की संभावना ना हो, वैसा खर्च क्या कहलाता है? वैसा खर्च रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। एग्जांपल्स के साथ होपफुली कि आपको समझ में आ गया होगा। अब भी नहीं आया तो सिर्फ फोड़ो जाके इसमें मार के, नहीं समझ में आ रहा तो ठीक है। आगे दूसरा है कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? कैपिटल रिसिप्ट पूंजीगत आय, कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होता है अगर वहां पे सरकार को इनकम हो रहा है, समझिए वहां पे सरकार को इनकम हो रहा है तो 100% सरकार का एसेट कम हो रहा है, सरकार के पास जो एसेट था वो कम हो रहा है। अगर रेवेन्यू
रिसिप्ट है तो सरकार का एसेट कम नहीं हो रहा, उसका जस के तैसे उसको अलग फायदा हो गया। लेकिन अगर वो कैपिटल रिसिप्ट है यानी पूंजीगत आय तो सरकार का रेवेन्यू कम हो गया। जैसे हम अगर अपना जमीन बेचकर पैसे लेके आते हैं, दैट इज क्या, वो हो गया हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट है। हमने किसी को कर्ज दिया, वो हमें उस कर्ज के अंदर से पैसे लौटा दिया तो हमारा कर्ज कम हो गया, पहले 1 लाख दिया था 50,000 रह गया। लेकिन आप फिर से सुनिए, हमने ही उस आदमी को कर्ज दिया, 1 लाख का 1 लाख कर्ज है, इंटरेस्ट 10,000 बना, वो हमको दिया, तो वो क्या है, वो रेवेन्यू रिसिप्ट है, क्योंकि सारा पैसा मेरा बचा है, हमारा जो भी एसेट है वो बचा हुआ है, हमें ऊपर का इनकम हुआ। लेकिन अगर उसने 50,000 उसमें से लौटा दिया तब वो रेवेन्यू इनकम हो गया। तो सरकार को अगर रेवेन्यू रिसिप्ट मिलता है, रेवेन्यू इनकम, कैपिटल रिसिप्ट मिलता है, कैपिटल इनकम मिलता है, इसका मतलब उसके एसेट में कमी हो रही है, उसका कंपनी के अंदर शेयर चला गया। जैसे अब जैसे डिसइन्वेस्टमेंट, अगर सरकार अपने शेयर को कम कर रही है, उससे पैसे आ रही है, वो कौन सा है इनकम, वो कैपिटल रिसिप्ट है, पूंजीगत आय है। क्यों है ये, क्योंकि सरकार ने, अब सरकार को इनकम तो आया लेकिन कंपनी में इतना % शेयर कम हो गया। सरकार ने किसी को कर्ज दे रखा है, उस कर्ज के मूलधन की राशि वापस हो गई, ब्याज होता तब तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट में चला जाता, मूलधन की राशि वापस हो गई। तो ये क्या है, जो मूलधन की राशि वापस हुई, ये क्या है, तो मूलधन की राशि जो वापस होती है वो उनका एसेट कम हो गया ना, इनकम तो हुआ, एसेट कम हो गया। इसके बाद तीसरा, इसके बाद अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, किसको कहेंगे, पूंजीगत व्यय। पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चलिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या देखें हम ये देखते हैं कि हॉस्पिटल का बिल्डिंग ठीक करवा रहे हैं, खिड़कियां टूटी है उसको ठीक करवा रहे हैं, पेंट पोचारा कर रहे हैं, तो उससे हमें कोई फायदा नहीं, जो पहले से एसेट है उसी को ठीक करवा रहे हैं। हम स्टाफ को पैसे दे रहे हैं, क्या उससे कोई रिटर्न आने की संभावना नहीं, कोई एसेट बन रहा है नहीं, वो ऑलरेडी बना हुआ है, ऑलरेडी बना हुआ है। कैपिटल अगर आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, किसी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सुनिए, डिसइन्वेस्टमेंट जहां कैपिटल रिसिप्ट है, वही इन्वेस्टमेंट आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, खर्च है। आप खर्च कर रहे हो और आप अगर उसके अंदर से इन्वेस्टमेंट कहीं पे आपने किया तो कंपनी के अंदर आपका शेयर बढ़ा। आप पूंजीगत खर्च कर रहे हैं, कोई नया हॉस्पिटल बना लिया तो उससे बाद में जनरेट होगा पैसे। आपने कोई नया मार्केट बना दिया, कोई मॉल बना दिया, कोई ट्रेन बना दी, कोई नया मेट्रो लाइन बना दिया, तो आपको उससे आगे जाके पैसे आने वाले हैं। आपने कहीं जमीन ले लिया, उससे आगे आके आपको पैसे आने वाले, दैट इज व्हाट, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी वो एक्सपेंडिचर जिससे किसी एसेट का निर्माण होता है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, उसको पूंजीगत खर्च कहते हैं। तो होपफुली यहां तक क्लियर हो गया। इसके आगे हम लोग आगे देखेंगे। और यहां एक और बात, एक ही तरह का खर्च वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी जा सकता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी हो सकता है, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ हो सकता है। जैसे सरकार ने केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट को कितना दिया, 1,000 करोड़ दिया सब्सिडी के तौर पे या सहायता के तौर पे उनको हॉस्पिटल बनाने के लिए। अब ये जो सब्सिडी के रूप में सरकार ने स्टेट को दिया, केंद्र सरकार ने जो स्टेट को दिया 1,01,000 करोड़, वो सब्सिडी के फॉर्म में गया, तो वो केंद्र सरकार के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि उससे उसको कुछ नहीं आ रहा। और उसी पैसे को जब स्टेट की सरकार किसमें खर्च कर रही है, उस हॉस्पिटल बनवाने में या कोई मान लो ऑफिस ही बनवाने में या कोई बिल्डिंग बनवाने में कर रही है, तो उससे उसको इनकम जनरेट हो रहा है ना, तो वही सब्सिडी उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। उसी सब्सिडी का पैसा उसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वही सब्सिडी का पैसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। समझ रहे हैं, ये अंतर होता है। होपफुली इतना समझ में आ गया होगा। तो ऐसे करके हम लोग टर्म्स को क्लियर करते चलेंगे, टर्म्स को हम लोग इसी तरह से क्लियर करते चलेंगे और पूरा इकोनॉमिक्स का जो टर्म्स है ना वो आपका हम क्लियर कर देंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।